तो हम लोगों ने डिग्री तक बात की थी। अब बात होनी डिग्री होल्डर, डिग्रीदार, ये क्या टर्मिनोलॉजी है। तो कहता डिग्रीदार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई हो या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है। जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई उसे डिग्रीदार कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आप पक्षकार थे या नहीं थे, यह पक्षकार आप किस रूप में थे, यानी वादी थे या प्रतिवादी थे। उसने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई। उसने ये नहीं कहा कि वादी अभिप्रेत है। इन यूजुअल आप देखेंगे कि डिग्री वादी के पक्ष में ही पारित होती है, क्योंकि वादी उस व्यक्ति को कहेंगे जो न्यायालय से कुछ अनुतोष मांगने गया है, जितने न्यायालय के समक्ष ये कथन किया है कि कोई है जो उसके सिविल अधिकार का सम्मान नहीं कर रहा है, और उस व्यक्ति को उसने अपने वाद में प्रतिवादी इस रूप में संयोजित कर रखा है। टर्मिनोलॉजी आती है वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अंग्रेजी में कहे जाते हैं। तो प्लेंटिफ उस आदमी को कहेंगे जो न्यायालय के समक्ष किसी अनुतोष की याचना करने के लिए उपस्थित हुआ है, जो ये दावा कर रहा है कि उसके किसी सिविल अधिकार का हनन हुआ है। स्वयं सिविल अधिकार क्या होता है ये सेक्शन 9 जब आएगा तब पता लगेगा। एक मोटी मोटी बात समझ लेंगे कि आपके सिविल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो आपके दांडिक अधिकारों से भिन्न है और आपके राजनैतिक अधिकारों से भिन्न है। राजनैतिक अधिकार मीनिंग देयर बाय वोट देने का अधिकार नहीं, यद्यपि वोट देने का अधिकार भी उसमें शामिल है, लेकिन आपके ऐसे समस्त अधिकार जो देश की शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए आपको अधिकार संपन्न बनाते हैं, वे सारे अधिकार आपके राजनैतिक अधिकार कहलाते हैं। तो ऐसे सारे अधिकार जो आपके हैं देश की शासन व्यवस्था में भागीदार बनने के लिए, उनको हटा दीजिए। और दांडिक विधियां जो आपको अधिकार दे रहे हैं, अर्थात आपके विरुद्ध कोई अपराध हो तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या परिवाद ये प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दांडिक विधियां जो निष्पक्ष विचारणा, ये आपके पक्ष में सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि आप किसी अपराध के लिए विचारित हो रहे हैं तो फिर आपको कौन कौन से अधिकार होंगे एज ए अक्यूज। वे सारे आपके अधिकार कौन से अधिकार कहलाते हैं? दांडिक अधिकार। ऐसे सारे अधिकारों को हटा देने के बाद जो भी अधिकार शेष रह गए उन्हें सिविल अधिकार कहा जा सकता है। ये मोटी मोटी डेफिनेशन है, ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन तब पता लगेगी जब हम लोग सेक्शन 9 पर पहुंच जाएंगे, तब पता लगेगा कि सिविल अधिकार क्या चीज है। लेकिन जो भी है एक काम चलाऊ परिभाषा वो इस ढंग से की जा सकती है। और जो भी व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मेरे सिविल अधिकार का वायलेशन किसी ने किया है, ये दावा करने वाला व्यक्ति अपनी बात सीपीसी द्वारा बताए गए तरीके से जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसने सिविल वाद प्रस्तुत किया है, यह कहा जाता है। और वो तरीका जिसके माध्यम से आप अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे उसी को प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट यह कहा जाता है। और आप अपनी बात किस प्रकार रखेंगे यह भी सीपीसी के आदेश 7 में बताया गया, जहां उसने कहा कि वाद पत्र की विरचना किस प्रकार होगी, यह उल्लिखित किया गया है। तो वाद पत्र यानी वो मेमोरेंडम, वो ज्ञापन जिसमें आप अपनी बात लिख रहे हैं, उसी को प्लेंट या वाद पत्र कहा जा रहा है। और वो किस क्रम से बनेगा वो क्रम आप निर्धारित नहीं करेंगे।
वो क्रम पूर्व से निर्धारित है। कहां? सीपीसी के आदेश 7 में वो बता रहा है कि वाद पत्र जो आपको सिविल वाद उपस्थित करने के लिए, दायर करने के लिए, संस्थित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है, वो किस क्रम से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, और आप उसी क्रम से और उसी ढंग से उस वाद पत्र को लिखेंगे और फिर वो न्यायालय में प्रस्तुत करके सिविल वाद संस्थित करेंगे। और सिविल वाद कब संस्थित होगा या कब संस्थित हुआ माना जाएगा, ये आदेश 4 नियम 1 जब हम लोग देखेंगे तो पता लगेगा। तो चूंकि आप वाद पत्र उपस्थित करके न्यायालय के समक्ष कोई दावा कर रहे हैं और आपका दावा क्या है कि मेरे सिविल अधिकार का हनन हुआ है, तो आप सीपीसी की भाषा में वादी कहलाते हैं। यद्यपि वादी शब्द डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है सीपीसी में कहीं भी, न वादी परिभाषित है और न प्रतिवादी। लेकिन हमने आपसे कहा था कि किसी भी शब्द, ठीक है, या किसी भी वाक्य की जो परिभाषा या अर्थ है, वो जो उससे उस ढंग से भी की जा सकती है जिस ढंग से उसका उपयोग ये भाषा में, ये जिंदगी में किया जाता है। तो वादी या प्रतिवादी परिभाषित नहीं है, लेकिन वादी या प्रतिवादी जिस ढंग से सिविल न्यायालय के सामने आता है उस ढंग के आधार पर दोनों शब्दों की परिभाषा भी हो सकती है और उनका अर्थ भी निकाला जा सकता है कि वादी एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय के समक्ष वाद पत्र उपस्थित करके कोई सिविल अनुतोष, सिविल प्रकार का अनुतोष, सिविल नेचर का अनुतोष ये मांग रहा है और जिसके विरुद्ध वो मांग रहा है वो व्यक्ति प्रतिवादी है। तो नॉर्मल कोर्स ऐसा है, सामान्य कार्य व्यवहार में वादी ही न्यायालय के समक्ष आता है किसी सिविल अनुतोष को मांगने के लिए। इसलिए जब न्यायालय सिविल अनुतोष वादी को प्रदान करता है तो डिग्री के माध्यम से प्रदान करता है। इसलिए नॉर्मल कोर्स में वादी ही डिग्रीदार होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि डिग्रीदार की जो डेफिनेशन है उसमें वो कह रहा है कि कोई भी आदमी है, और कोई भी आदमी का मतलब कोई भी आदमी होता है। कोई भी आदमी का मतलब वादी नहीं निकाल सकते। इसलिए जब कॉलेज के वाइवा में या किसी कंपटीशन के वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि डिग्रीदार कौन होता है, और आप जैसे ही कहते हैं कि वादी डिग्रीदार होता है, वैसे ही आपकी बात गलत हो जाती है। क्योंकि जब उसने कहा कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी उसके अंतर्गत आता है जिसके पक्ष में डिग्री है, ये जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य कोई आदेश है। ऐसा कोई भी ऑर्डर जो एग्जीक्यूटेबल है, ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे जब ये सारे पढ़ेंगे तो वहां घोषणात्मक प्रकार के व्यादेश, ठीक है, घोषणात्मक प्रकार के आदेश और व्यादेश भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो एग्जीक्यूटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ आपकी हैसियत की घोषणा कर दी गई कि आप अमुक अमुक हैसियत रखते हैं, तो इस हैसियत को एग्जीक्यूट, ठीक है, न तो किया जाता है और न करने की कोई जरूरत है। आप मिस्टर ए के, ठीक है, आपका धर्मज पुत्र या पुत्री है, आपकी हैसियत की घोषणा हो गई, तो आप अपनी धर्मजता को एग्जीक्यूट थोड़ी कराएंगे। ये सिर्फ आपकी हैसियत की घोषणा है। तो ये आदेश के माध्यम से यदि की गई है तो इस आदेश को एग्जीक्यूटेबल नहीं कह सकते। लेकिन ऐसे आदेश भी हो सकते हैं जो एग्जीक्यूट किए जाने योग्य हो, एग्जीक्यूट किए जाने यानी निष्पादन किए जाने योग्य हो। और निष्पादन ये क्या चीज है, ये भी डिफाइंड नहीं है सीपीसी में।
अर्थ भी उसी प्रकार निकालते हैं जिस प्रकार से ऐसे सारे शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं जो कि डिफाइंड नहीं होते। कि निष्पादन का अर्थ है कि न्यायालय ने जब एक अनुतोष एक व्यक्ति के पक्ष में अनुदत्त कर दिया आधिकारिक तौर पर, तो फिर बाकी सारे संसार का या बाकी सारे समाज का यह कर्तव्य है कि वे वादी के उस अधिकार का सम्मान करें, और ऐसा वे न्यायालयीन हस्तक्षेप के बिना स्वेच्छा से भी कर सकते हैं। हालांकि स्वेच्छा से तो मुकदमा दायर होने से पहले भी कर सकते थे, लेकिन संभव यह भी है कि मुकदमा दायर होने से पहले उन्हें यह संदेह रहा हो या उन्हें यह भ्रम रहा हो कि संभवतः वादी का वो अधिकार है ही नहीं जिस अधिकार की मांग वो कर रहा है। लेकिन अब जब न्यायालय ने अधिकृत रूप से यह घोषित कर दिया कि नहीं, वादी अमुक अधिकार का अधिकारी है, तो हो सकता है वे स्वेच्छा से उस अधिकार का सम्मान कर देंगे। और अगर उनके द्वारा उस अधिकार का सम्मान स्वेच्छा से किया जाता है तो निष्पादन की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कानून बेसिकली आदमी को अच्छा मानकर चलता है। इसलिए सीपीसी में निष्पादन की अलग से पूरी व्यवस्था है। डिग्री का पारित होना एक बात है, और डिग्री के निष्पादन में न्यायालय क्या क्या करेगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था बिल्कुल अलग से बनाई गई है आदेशिक केस में। और वो इसीलिए है क्योंकि बेसिकली कानून आदमी को बेहतर मानकर चलता है कि ठीक है, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भ्रम हो सकता है प्रतिवादी को कि इनका यह अधिकार है ही नहीं, यह अननेसेसरी, हमारे अधिकारों में अतिक्रमण करते हुए इन अधिकारों को मांग रहे हैं, इनका यह अधिकार है ही नहीं। लेकिन जब न्यायालय ने अधिकृत घोषणा कर दी कि इनका यह अधिकार है, तो कोई कारण नहीं है कि हम ये विश्वास न करें कि प्रतिवादी वादी के अधिकार का सम्मान करेगा। इस पर विश्वास न करने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। इसलिए कानून मानता है कि प्रतिवादी अब वादी के अधिकार का सम्मान करेगा ही। हां, अगर अब भी नहीं करेगा तो न्यायालयीन हस्तक्षेप होगा, वादी को न्यायालय की सहायता उपलब्ध होगी, और वो सहायता किस प्रकार और किस तरीके से उपलब्ध होगी, किस तरह प्रतिवादी से डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जाए और उसे विवश किया जाए, इसकी व्यवस्था आदेशिक केस में है। इसी को निष्पादन कहा जाएगा, डिग्री का एग्जीक्यूशन कहा जाएगा कि डिग्री अब लागू हो रही है। तो डिग्री का एग्जीक्यूशन का मतलब यह हुआ कि न्यायालय की सहायता से वादी के पक्ष में डिग्री का लागू कराया जाना, यह निष्पादन का अर्थ निकल कर आया। तो कहता है कि हर वो व्यक्ति डिग्रीदार की परिभाषा में है जिसके पक्ष में या तो कोई डिग्री है या निष्पादन योग्य आदेश है, और उसने कहा कोई व्यक्ति, मीनिंग देयर बाय कोई व्यक्ति, इसमें वादी ही होगा ऐसा तो कहा नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो वहां संविधाओं का स्पेसिफिक, ठीक है, परफॉर्मेंस यह बताया जाएगा। आपसे कई बार चर्चा हुई है कि संविधाओं के भंग होने की दशा में दो ही अनुतोष उपलब्ध होते हैं, एक कैसा है लीगल और दूसरा कैसा है इक्विटेबल। लीगल अनुतोष कहां दिया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहां? सेक्शन 73 संभव था, एकदम बेयर हमें याद नहीं, कि संविदा अगर भंग हुई है तो क्षतिपूर्ति उस मात्रा में जिस मात्रा में क्षति स्वयं दूसरे पक्षकार के व्यतिक्रम के कारण नहीं है, यानी आपकी भी जिम्मेदारी थी। नो डाउट संविदा भंग हो गई,
और हमने की, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी थी कि नुकसान को कम से कम रखें। आप मौके का लाभ नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इनने तो संविदा भंग कर ही दी, अब हम आराम से घर पर बैठ जाए, जो भी नुकसान होगा वो सब हम इनसे वसूल लेंगे। जो क्षति आप बचा सकते थे, किंतु अपनी अकर्मण्यता से आपने वो क्षति नहीं बचाई। उसे हटा देने के बाद जितनी क्षति आएगी वो उस पक्ष से वसूली जा सकती है जिसने संविदा का भंग किया, ठीक है ना। और वो भी क्षति दूरस्थ नहीं होनी चाहिए, रिमोट नहीं होनी चाहिए। जो क्षति दूरस्थ नहीं है वो, और उसमें से भी उतनी कटौती कर दी जाएगी जितनी आप बचा सकते थे और किंतु आपने नहीं बचाई। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगल अनुतोष संविदा के भंग पर दिया गया है कि व्हेनेवर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ब्रीच्ड बाय ए पार्टी, जब भी संविदा का भंग किसी पक्षकार के द्वारा किया जाएगा तो यह विधिक अनुतोष है जो ऐसे संविदा भंग से पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध होगा। और दूसरा इक्विटेबल है। इक्विटेबल रिलीफ कहां दी गई? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, क्योंकि यह सारे इक्विटी पे ही आधारित है। वह सेक्शन 14, 15 ये बताते कि कौन सी संविदाएं विनिर्दिष्टतः अनुपालित की जा सकेंगी और कौन सी संविदाएं विनिर्दिष्टतः अनुपालित नहीं की जा सकेंगी। इक्विटी क्या कहती है? साम्या ये कहती है कि किसी भी क्षति का, ठीक है, कोई भी क्षति ऐसी नहीं रहने दी जाएगी। संविदा के 12 सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र है कि संविदा किसी भी क्षति को ऐसी अवस्था में नहीं रहने देगी कि उस क्षति के अगेंस्ट किसी को कोई अनुतोष उपलब्ध ही ना हो। प्रत्येक क्षति के अगेंस्ट संविदा अनुतोष उपलब्ध कराएगी, ऐसा संविदा का सूत्र है। कुछ संविदाएं इस प्रकार की हो सकती हैं कि उनके भंग होने की दशा में यदि आपको विधिक अनुतोष अर्थात क्षतिपूर्ति की धनराशि ये उपलब्ध कराई जाए तो ये आपके लिए एक युक्ति संगत अनुतोष नहीं होगा। उन संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन ही एकमात्र विकल्प है। हमने अपनी आवश्यकता के मुताबिक अचल संपत्ति क्रय करने के, ठीक है, अचल संपत्ति क्रय करने की संविदा ये आपसे की। मेरी आवश्यकता जिस प्रकार की है उसी प्रकार की भूमि, इसका हम चयन करेंगे खरीदने के लिए। और अगर आप हमें वो भूमि नहीं देते हैं, अर्थात इस भूमि इसके विक्रय की संविदा जो हुई है इसका भंग करते हैं, तो हो सकता है कि मेरी आवश्यकता के अनुरूप भूमि फिर उपलब्ध रही ना जाए, ठीक है ना, या हमें इतने महंगे दामों में मिले जो मेरी बियॉन्ड द कैपेसिटी हो। तो अगर आप हमें क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलवाएंगे तो आप कितने भी रुपए दिलवा दो, ठीक है ना, लेकिन मेरी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, आप कितने भी रुपए दिलवा दो। और फिर रुपए कितने दिलाए जाएं इसके लिए कोई युक्ति संगत आधार ये भी उपलब्ध नहीं, क्योंकि अगर आप कहोगे कि बाजार का जो रेट है हम वो दिलवा देते हैं तो एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा आपके लिए कम महत्व का हो सकता है, मेरे लिए बहुत महत्व का है, क्योंकि मेरे मकान में धूप नहीं आती है। अगर पड़ोस की जमीन का टुकड़ा हमें मिल जाए तो मेरे यहां धूप भी आएगी, हवा भी आएगा, प्रकाश भी आएगा। तो आप तो उस जमीन के टुकड़े की ऑर्डिनरी कीमत लगाओगे, ठीक है ना, और मेरे लिए वो जमीन का टुकड़ा अमूल्य है।
ठीक है ना। तो इस संविदा के अगेंस्ट हमें यदि प्रतिकर की धनराशि यानी विधिक अनुतोष उपलब्ध कराया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए ऐसी दशाएं जब होती हैं तो संविदा भंग के संबंध में जो अनुतोष उपलब्ध कराया जाता है वो कौन सा होता है? इक्विटेबल। और तब आपको संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन इसे करा लेने का हक ये पैदा होता है। आपसे एलएलबी के एग्जामों में या जेके फर्स्ट पेपर में खूब पूछा जाता है कि संविदा भंग के अगेंस्ट कौन से अनुतोष उपलब्ध है। तो आप विधिक अनुतोष तो लिखाते हैं, लेकिन अक्सर इक्विटेबल जो रिलीफ है उसके अगेंस्ट उसे लिखने का कष्ट ये नहीं उठाते। और इसीलिए आपको एलएलबी में कॉन्टेक्ट के साथ ये पढ़ाई जाती है। उसे पढ़ाने का जो औचित्य है वही यही है कि कॉन्टेक्ट के भंग होने के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के अनुतोष उपलब्ध होते हैं। अब आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ये फाइल किया है। अब वादी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपने फाइल किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ये पारित हो गई। तो सामान्यतः ये डिग्री आपके पक्ष में दिखाई देती है, इसलिए आप डिग्री होल्डर इस डेफिनेशन में आ जाएंगे क्योंकि आपने ठीक है सूट फाइल किया ना। अब डिग्री पारित हो गई आपके पक्ष में। अगर डिग्री का पालन प्रतिवादी नहीं करेगा तो कायदे से आपको एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन की कार्यवाही आदेश 21 की व्यवस्था के मुताबिक प्रतिवादी के विरुद्ध संस्थित करनी चाहिए। ठीक है। और अगर प्रतिवादी डिग्री के द्वारा जो कुछ आपको दिया गया है उसे आपके पक्ष में छोड़ने से या उसे आपको देने से इनकार करता है तो आदेश 21 के द्वारा बताई गई कार्यवाही आप प्रतिवादी के विरुद्ध कितने समय में संस्थित कर सकते हैं, कितना टाइम है आपके पास, इसके लिए लिमिटेशन एक्ट में व्यवस्था है। जहां तक हमें याद पड़ता है, हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ता है शायद 12 साल हैं जिनमें आप डिग्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि लिमिटेशन एक्ट भी इक्विटी इस पर बेस्ड है, साम्य ये कहती है कि किसी को भी अनंत काल तक परेशान नहीं किया जा सकता। अगर आपका कोई अधिकार है तो मांगिए ना, और अनंत काल तक आपको छोड़ा नहीं जा सकता अधिकार मांगने के लिए कि जिस समय वो सबसे कमजोर अवस्था में उसी समय तुम मुंह फैला के आ जाओ कि साहब जो है अब अधिकार दो मेरा। आपको अपने अधिकार के नाम पर दूसरों को परेशान करने की कोई इजाजत नहीं मिल सकती। ठीक है ना। आपका अधिकार था तो मांगते, मिलता आपका। जब आप मांगने ही नहीं आए तो क्यों मिले अब? तो लिमिटेशन एक्ट हर अधिकार को मांगने के लिए मुकदमा संस्थित करने हेतु एक समय सीमा इसका उदाहरण करती है, क्योंकि लिमिटेशन ये भी इक्विटी पर बेस्ड है, और जो कुछ इक्विटी पर बेस्ड है, जैसे उसने कहा 12 वर्ष है डिग्री के इन्फोर्समेंट के लिए, और आप ठीक 11 साल 364 दिन 363 दिन जिस दिन हुए उस दिन आ गए आप। ये 364 दिन जिस दिन हुए उस दिन आ गए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आज से पहले कहां थे तुम। ठीक है। यानी एज सून एज पॉसिबल। लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है, वो अधिकतम है, वो अधिकतम है कि मैक्सिमम इतने टाइम में आपको आना है, लेकिन आपकी ओर से आपके पार्ट पर दिखाई ये देना चाहिए कि आपने उतनी जल्दी जितनी जल्दी संभव था अपने अधिकार की मांग प्रस्तुत कर दी है।
तो जहां तक है डिग्री के इन्फोर्समेंट के लिए 12 वर्ष यह निर्धारित है। तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आपके पक्ष में थी तो आपको 12 वर्ष में एग्जीक्यूट करा लेनी चाहिए थी। यदि प्रतिवादी आपके पक्ष में पारित डिग्री का सम्मान नहीं कर रहा था, ठीक है ना, तो आपको करा लेनी चाहिए थी। और अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं कराई और प्रतिवादी ने स्वेच्छा से डिग्री का पालन नहीं भी किया तो फिर उस डिग्री का कोई मतलब नहीं बचा। वो बस आपके पक्ष में है इतना तो तय है, लेकिन अब वो अपनी इच्छा से पालन कर दे तो कर दे, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते क्योंकि लिमिटेशन अधिकार समाप्त नहीं करती, उपचार को रोक देती है। ये मैक्सिमम है। अब क्या होगा, आपके पक्ष में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पारित हो गई, आप वादी थे, आपने मुकदमा फाइल किया, आपके पक्ष में हो गई। आपने न प्रतिवादी ने उस डिग्री का पालन किया और ना आपने एग्जीक्यूट कराई। इसी बीच क्या हुआ, वहां पर गवर्नमेंट की ओर से या कोई ऐसी चीज खुल गई जिसके कारण से वो भूखंड जिसे पाने के लिए आपने पूरी लड़ाई लड़ी अब उतना बेनिफिशियल नहीं बचा, ठीक है ना, जितना बेनिफिशियल उस समय था। ठीक है, एक दुकान थी, उसको खरीदने के लिए आपने संविदा की, उसने पूरी नहीं की, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ये ले ली। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री हो जाने के बाद भी प्रतिवादी ने दुकान आपके पक्ष में, ठीक है, विक्रय उसका नहीं किया। इसी बीच सरकार की कोई योजना है, यह जो लोकल अथॉरिटी जिसकी जमीन आपकी दुकान के आगे थी उसने बढ़िया दीवार खूब ऊंची सी खड़ी कर दी। अब तो आपकी दुकान छिप गई है, अब तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उस मात्रा में नहीं आएगा जितनी मात्रा में पहले आता। अब दुकान आपके लिए खरीदना बेनिफिशियल नहीं रहा और अब आप इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन अब प्रतिवादी के लिए उस दुकान को आपके पक्ष में बेच देना फायदेमंद हो गया है, क्योंकि अब तो वो मरासात हो गई, अब तो कोई उसे अपने गले में नहीं रखना चाहेगा, ठीक है ना। तो प्रतिवादी भी इस डिग्री का एग्जीक्यूशन करा सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में जो डिग्री पारित होती है वो दोनों पक्षकारों के द्वारा एग्जीक्यूट कराई जा सकती है, यह लिखा हुआ है, क्योंकि वो इक्विटी बेस्ड है, वो दोनों को समान अधिकार देगा। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में सिर्फ आप ही डिग्री होल्डर नहीं है, प्रतिवादी भी डिग्री होल्डर माना जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि डिग्री होल्डर की जो डेफिनेशन है, वो डिग्री होल्डर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, नॉट प्लेंटिफ, वादी नहीं कहा उसने कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में या तो डिग्री है या निष्पादन योग्य कोई आदेश है, ठीक है, ऑर्डर विच इज कैपेबल टू एग्जीक्यूट, अगर ऐसा है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति डिग्रीदार की या डिग्री होल्डर की डेफिनेशन में आएगा। और चूंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में पारित डिग्रियां वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा पारित एग्जीक्यूट कराई जा सकती, निष्पादित कराई जा सकती है, इसलिए इस मामले में डिग्री होल्डर की डेफिनेशन में दोनों आ जाएंगे। तो डिग्री होल्डर की डेफिनेशन वो व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री है और साथ ही साथ वो व्यक्ति भी जिसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश है। आगे कहता है जिला। तो इस शब्द को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, सीआरपीसी में भी पढ़ा और अब सीपीसी में भी देख रहे हैं।
और पुलिस रेगुलेशन देखेंगे तो वहां भी पुलिस जिला, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले में नियुक्त होते हैं, ठीक है ना, तो पुलिस का जिला अलग है, ठीक है। तो जिला ये हर कानून में है, और हमने कई बार आपसे चर्चा की कि आप जिस जिले को जिला समझते हो वो राजस्व के दृष्टिकोण से बनाया गया जिला है, ठीक है ना। उसमें कलेक्टर की तैनाती है। सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिला क्या समझेंगे, कहता जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। कहता है आरंभिक अधिकारिता वाले, ये आरंभिक अधिकारिता, इसे ओरिजिनल जुडिक्शन यह भी कहा जाता है। और जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कर रहे थे तो अनुच्छेद 131 आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन इसकी बात हुई थी। सीआरपीसी में भी मूल क्षेत्राधिकार इसकी बात हुई थी, जो पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से 177 से 189 इसकी बात चल रही थी। और अब फिर मूल अधिकारिता इसकी बात आई है, तो हमने आपसे कई बार हमेशा यह बात की है कि मूल अधिकारिता का मतलब यह है कि किसी भी वाद कारण के उत्पन्न होने पर, अब फिर शब्द आ गया वाद कारण, काज ऑफ एक्शन, तो वाद कारण इसे भी समझ लेना जरूरी है कि वाद कारण इसका क्या मतलब है। वाद कारण का मतलब है तथ्यों का ऐसा समूह, और तथ्य क्या होता है यह आपको एविडेंस एक्ट जब बताया गया तब बताया गया। उन्होंने कहा था कि आपका वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंधी है ना, वस्तुओं का अवस्था की अवस्था और वस्तुओं का संबंध, ठीक है। यह मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्ति को है, और वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध ये तथ्य है। मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है, मन की कोई दशा जिसका भान सिर्फ आपको है, नहीं, ये नहीं है तथ्य। मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है, वो है तथ्य। आप गुस्से में ये दूसरे को इसका भान है, ठीक है ना। आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप गुस्से में हैं। इससे गुस्सा ये एक तथ्य है क्योंकि उसका भान दूसरों को हुआ है। आप किसी से द्वेष करते हैं, ये आपके आचरण से प्रकट है, तो आपके आचरण को देखकर आपके द्वेष को पहचाना जा सकता है। तो द्वेष भी एक तथ्य है और आचरण भी एक तथ्य है, और आचरण विभिन्न प्रकार के कामों से मिलकर बन रहा है, इसलिए वे काम भी एक तथ्य है, ठीक है ना। तो तथ्य की डेफिनेशन आपने देखी थी। कहता काज ऑफ एक्शन क्या है, कहता काज ऑफ एक्शन तथ्यों का समूह है, बंडल ऑफ फैक्ट है। कैसा, इसकी विशेषता क्या है, कहता काज ऑफ एक्शन तथ्यों का ऐसा समूह है जिसको साबित करना उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी सिविल वाद में सफलता प्राप्त करना चाहता है। साबित करना, यह भी आपने एविडेंस एक्ट में शब्द पढ़ा था। कहा था उसने साबित को डिफाइन करते हुए कि तथ्य साबित हुए हैं, यह मान लिया जाता है जब कोई सामान्य बुद्धि का मनुष्य दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह मानने, ठीक है, यह अनुमान लगाता है कि किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा।
या किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व है। और जब वहां बात हुई थी तो आपसे कहा गया था कि ये तथ्यों का अस्तित्व है, ये शब्द दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में आए हैं, और तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा ये सिविल कार्यवाहियों के संबंध में आए हैं। तो जब आप किसी सिविल वाद में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वादी के रूप में और चाहे प्रतिवादी के रूप में, तो आपके द्वारा तथ्यों के किन्हीं समूहों को न्यायालय के समक्ष साबित करना जरूरी है। अर्थात तथ्यों के उस समूह के अस्तित्व में होने के संबंध में साक्ष्य का प्रस्तुत करना, और साक्ष्य का इस स्तर तक प्रस्तुत करना जरूरी है कि न्यायालय उस साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सके कि आपके द्वारा इंगित तथ्य वाकई अस्तित्व में हैं। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आपने तथ्यों को साबित कर दिया है। तो काज ऑफ एक्शन का मतलब हुआ तथ्यों का ऐसा समूह जिन्हें साबित करना किसी वादी के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सिविल वाद में सफलता चाहता है। ठीक है ना। तो जब आप ये कहते हैं कि अमुक अनुतोष हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अमुक तथ्य मेरे पक्ष में मौजूद हैं, और ये ऐसा कहते हैं कि अमुक तथ्य मेरे पक्ष में मौजूद नहीं है, तो आपको कानून की भाषा में यह कथन करने वाला माना जाएगा कि आपके पक्ष में एक वाद कारण उत्पन्न हो गया है, क्योंकि आपके पक्ष में कुछ तथ्य हैं, ऐसा आप कहते हैं, और ये उन तथ्यों की उपस्थिति को, उन तथ्यों के अस्तित्व को मान्यता नहीं देते और आपके अधिकार का हनन कर रहे हैं। इसलिए आपको अनुतोष मिलना चाहिए, यह आपकी मांग है। ठीक है ना। तो आपके पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ है, यह कहा जाएगा। और जब आपके पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न होता है तो आप पहली बार, सबसे पहली बार जिस न्यायालय में मुकदमा दायर करते हैं, जिस भी न्यायालय में, उस न्यायालय को ही आपके वाद कारण के संबंध में आरंभिक अधिकारिता का, ठीक है, न्यायालय कहा जाता है, या ओरिजिनल जुडिक्शन का कोर्ट कहा जाता है। यदि आप के द्वारा दायर वाद पर उसे निर्णय करने की भी अधिकारिता हो तो, यानी किसी भी वाद कारण के संबंध में उस न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता का न्यायालय कहा जाता है, जिस न्यायालय में उस वाद कारण के संबंध में सबसे पहली बार मुकदमा दायर होता है। दायर होता है मीनिंग देयर बाय, न सिर्फ दायर होता है बल्कि निर्णित भी करने की अधिकारिता उस मुकदमे को, उस न्यायालय को होती है। तब यह कहा जाता है कि अमुक न्यायालय अमुक वाद कारण के संबंध में आरंभिक अधिकारिता का न्यायालय है, या ओरिजिनल जुडिक्शन का न्यायालय है। यानी ओरिजिनल जुडिक्शन के न्यायालय की दो विशेषताएं हुई। एक, किसी भी वाद कारण के संबंध में उसे प्रथम सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है, और न सिर्फ प्रथम सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है बल्कि यह निर्णय करने का अधिकार भी उसे प्राप्त होता है कि वाकई वो वाद कारण अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है ना। यानी वादी को उसके द्वारा याचित अनुतोष मिलना चाहिए या नहीं। न सिर्फ उसे बात को सुनने का अधिकार होता है बल्कि वाद को निर्णित करने का अधिकार भी होता है। ये दोनों ताकतें हैं, सुनवाई करने का प्रथम अधिकार, पहली बार सुनवाई करने का अधिकार, और निर्णित करने का अधिकार, किसी वाद कारण के संबंध में निर्णय पारित करने का अधिकार। ये दोनों अधिकार जिसके पास होते हैं वही न्यायालय ओरिजिनल जुडिक्शन का कोर्ट कहलाता है। ये सिविल अधिकारिता, वो सॉरी आरंभिक अधिकारिता का न्यायालय। अब किसी भी न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। हो सकती है पूरे देश में जितने भी सिविल वाद पैदा होंगे
उन्हें सुनने की अधिकारिता एक न्यायालय में होगी, जो न्यायालय दिल्ली में स्थापित होगा या देश के किसी हिस्से में स्थापित होगा। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना युक्ति संगत नहीं होगा, क्योंकि पूरा देश बहुत बड़ी टेरिटरी हो गई और पूरे देश में जितने वाद कारण पैदा होंगे, जितने भी सिविल वाद कारण पैदा होंगे, अगर उन पर सुनवाई करने का और निर्णय करने का हक सिर्फ एक न्यायालय को हो, तो वो न्यायालय एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में एक भी वाद कारण पर या एक भी सिविल वाद में निर्णय पारित कर दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। कहां तक सुनवाई करेगा? ठीक है ना, घंटे तो सबके पास 24 हैं, उनमें भी 8 घंटे लगभग, ठीक है, 8 से 10 घंटे, 8 तो बहुत कम कह रहे हैं, 8 घंटे तो सोने के लिए चाहिए, ठीक है, 7 मान लो, और महामानव होगा तो 6 मान लो, फिर भी 3-4 घंटे उसे अपने पर्सनल कामों के लिए चाहिए। काम के लिए तो उसके पास 8-10 घंटे ही बचे, ठीक है, कितना काम कर लेगा? तो एक न्यायालय सारे देश के मुकदमे नहीं सुन सकता, ठीक है। तो प्रत्येक न्यायालय की स्थानीय सीमाएं निश्चित की जाती हैं। स्थानीय सीमाएं यानी प्रत्येक न्यायालय जिस स्थान पर स्थित है, उस स्थान पर स्थित न्यायालय किन सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुए वाद कारणों पर सुनवाई करने का और निर्णय पारित करने का अधिकार रखेगा, यह कानून में निर्धारित कर दिया जाता है। न्यायालय शाहजहांपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है, यहां स्थापित हुआ। शाहजहांपुर नामक स्थान पर स्थापित न्यायालय कितने बड़े क्षेत्र में उत्पन्न हुए सिविल वादों पर सुनवाई कर सकेगा, यह निश्चित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो शाहजहांपुर क्षेत्र में, शाहजहांपुर नामक स्थान पर स्थापित हुआ सिविल न्यायालय जितने सीमाओं से, जितने स्थान पर उत्पन्न हुए वाद कारणों पर सुनवाई कर सकेगा, वे ही सीमाएं इस शाहजहांपुर में स्थापित सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ये कही जाएंगी। क्योंकि शाहजहांपुर नामक स्थान पर स्थापित सिविल न्यायालय उतने सीमाओं से घिरे स्थान में उत्पन्न होने वाले वाद कारणों पर ही सुनवाई कर सकेगा। इसलिए शाहजहांपुर में स्थापित जो सिविल न्यायालय होगा, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं, ठीक है, उतना क्षेत्र कहलाएगा। और शाहजहांपुर में जो सिविल न्यायालय स्थापित किया जाएगा, उसी को जिला न्यायालय कहा जाएगा, और अन्य सारे सिविल न्यायालय जितने स्थापित होंगे वो इस जिला न्यायालय में स्थापित होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रधान सिविल न्यायालय हुआ। इस प्रधान सिविल न्यायालय की जो अधिकारिता की मामूली सीमाएं हैं, ठीक है ना, इसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, इसकी जो आपका कहता है कि आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसमें इस पश्चात जिला न्यायालय कहा गया, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत है। तो ये जो अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आई, ठीक है, इनसे घिरे हुए क्षेत्र के संबंध में जो प्रधान सिविल न्यायालय स्थापित हुआ है, उसी को जिला न्यायालय कहा जाएगा। और साथ ही साथ जिला, ये उच्च न्यायालय के संबंध में जब तय किया जाएगा, तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ये जिस क्षेत्र पर लागू होने के लिए अभिप्रेत हैं, उसे भी उच्च न्यायालय के संदर्भों में एक जिला ही माना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर लागू हैं, अर्थात संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वाद कारण पर सुनवाई और निर्णय करने का हक इलाहाबाद हाईकोर्ट को या उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पॉइंट ऑफ व्यू से
जिला न्यायालय मान लिया जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के संदर्भों में जब जिले को निश्चित करते हैं तो संपूर्ण वो क्षेत्र जिस पर उस उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं विस्तृत हो रही होती हैं, वो सारा का सारा उच्च न्यायालय के संदर्भों में जिला ही माना जाता है। आगे कहता है विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है, पहली चीज, और एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है। निगेटिवली उन्होंने डिफाइन किया है। यानी विदेशी न्यायालय अगर पॉजिटिव लैंग्वेज में कहें तो विदेशी न्यायालय वो है जो भारत के बाहर स्थापित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित है और न चालू रखा गया है। यानी भारत के बाहर स्थापित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित भी है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ही चालू रखा गया है। ठीक है ना, तो वो विदेशी न्यायालय नहीं है, भले ही वो भारत के बाहर स्थापित है, क्योंकि भारत के बाहर स्थापित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो चालू रखा गया है, ठीक है, और न ही केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित हुआ। ये सब जब मिलेगा तब उसे विदेशी न्यायालय माना जाएगा, अगर वो सिर्फ भारत के बाहर स्थापित है। ठीक है, कहता है कि विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय विपरीत है जो भारत के बाहर स्थित है, ठीक है, और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है। यानी अगर भारत के बाहर स्थापित हो, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित हो और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से चालू रखा गया हो, तो वो भारत के बाहर स्थापित होते हुए भी विदेशी न्यायालय नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक चीज खूब समझ लेनी चाहिए, विदेशी न्यायालय इसका निर्णय करते समय, क्योंकि आगे हम लोग सेक्शन 13, 14 ये पढ़ेंगे, विदेशी न्यायालय का निर्णय हिंदुस्तान में उस प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा, उस प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा, मीनिंग देयर बाय उस प्रकार से निष्पादित नहीं होगा जिस प्रकार से हिंदुस्तान के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यह हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। इसलिए चूंकि एग्जीक्यूशन फॉरेन जजमेंट का अलग ढंग से होगा और जो डोमेस्टिक कोर्ट, हमारे जो घरेलू न्यायालय है, ये जो निर्णय पारित करेंगे उनका एग्जीक्यूशन अलग ढंग से होगा। तो चूंकि एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय ये किस कोर्ट को कहें और किस जजमेंट को कहें, क्योंकि विदेशी निर्णय ठीक वैसे ही लागू नहीं होगा जिसे हमारे घरेलू न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय लागू होगा। वो प्रक्रिया अलग हो जाएगी, उसके संबंध में धारा 13 और 14 बिल्कुल अलग ढंग के उपबंध ये करेंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो विदेशी न्यायालय, विदेशी निर्णय भी देख लेते हैं। कहता विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है, ये सिर्फ कहा। और विदेशी न्यायालय कौन सा है? जो भारत के बाहर स्थित है और न तो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित है और न ही केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से चालू है। तो विदेशी और विदेशी निर्णय ऐसे न्यायालय का निर्णय है, और अगर विदेशी निर्णय है तो उसके एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया डिफरेंट रहेगी। गोवा सन 1961 में हिंदुस्तान में शामिल हुआ, ठीक है ना, और पाकिस्तान सन 1947 में हिंदुस्तान से अलग हुआ, ठीक है ना। बांग्लादेश भी 1947 में हिंदुस्तान से अलग हुआ, क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में बटा। और सीपीसी 1908 में बनी, ठीक है ना। और कोई भी निर्णय जब हम लोग प्रांग न्याय वगैरह पढ़ेंगे तो वहां ने कहा एक सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय के द्वारा
उन्हीं पक्षकारों के बीच, उन्हीं, ठीक है, वाद हेतुकों पर अगर पूर्व में कोई निर्णय पारित किया गया है तो दोबारा उन्हीं पक्षकारों के बीच, उन्हीं वाद हेतुकों पर कोई लिटिगेशन फाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब एक समय गोवा, जो आज हिंदुस्तान में है, 1961 से पूर्व सक्षम सिविल न्यायालय ने वहां कोई निर्णय पारित किया, उसे एग्जीक्यूट कराने की जरूरत आज पड़ रही है। ठीक है ना, आज उसे एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि उसी मुद्दे पर फिर से पक्षकारों में झगड़ा शुरू हो गया है। ठीक है ना, आज उसके एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ गई है किन्हीं भी कारणों से। आप कहेंगे डिग्री वो 12 साल में एग्जीक्यूट करानी चाहिए थी, ये वो, ठीक है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आज उस डिग्री एग्जीक्यूट कराने की जरूरत भले ही ना पड़ी हो, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई है जिसके कारण से उस डिग्री को उपयोग में लाना है। हम क्या माने कि वो डिग्री विदेशी न्यायालय की डिग्री है, ठीक है ना, या हमारे डोमेस्टिक कोर्ट की, क्योंकि गोवा आज तो हिंदुस्तान में है। लेकिन जिस समय डिग्री पारित की गई थी वो सिविल, ठीक है, न्यायालय के द्वारा, उस समय जिस न्यायालय के द्वारा वो पारित की गई थी, ठीक है, वो न्यायालय न तो भारत के भीतर स्थित था और न केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित था और चालू रखा गया था। दोनों ही बातें नहीं थी। ठीक है, इधर आ जाइए। 1947 से पूर्व लाहौर के सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिग्री पारित की गई और आपको मालूम है कि 2/3 पंजाब पाकिस्तान में चला गया, हमारे पास तो केवल 1/3 बचा। ठीक है, लाहौर के कोर्ट द्वारा पारित की गई और अमृतसर में आज उसे एग्जीक्यूट या किसी ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ गई। जिस दिन वो पारित हुई थी उस दिन उसे पारित करने वाला न्यायालय न तो भारत के बाहर स्थित था, ठीक है, और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित तो चालू नहीं रखा गया, ये भी नहीं कह सकते थे उसके बारे में। ठीक है, तत्कालीन जो केंद्रीय सरकार थी उसी के प्राधिकार से वो स्थापित भी था और चालू भी रखा गया था। तो इस न्यायालय के निर्णय को हम क्या माने, और आज की डेट पर वो विदेशी न्यायालय है। ठीक है, आज की डेट पर लाहौर में हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो हम उस न्यायालय की डिग्री को क्या माने, वो विदेशी न्यायालय की डिग्री है या नहीं है, क्योंकि विदेशी न्यायालय की जो डिग्री है, ठीक है, उसे विदेशी निर्णय मानेंगे और उसे एग्जीक्यूट कराने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए दिक्कत आ जाएगी। तो फिर क्या माने, तो जो कानून है वो ये कहता है डिग्री जिस डेट में पारित हुई थी उस डेट में न्यायालय जिसने उस डिग्री को पारित किया है उसकी क्या स्थिति थी। आज की डेट इससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन डिग्री के एग्जीक्यूशन की जरूरत आई, ठीक है ना, उस डेट से कोई लेना देना नहीं। जिस डेट में डिग्री पारित हुई थी उस डेट में विदेशी न्यायालय या विदेशी निर्णय के दृष्टिकोण थे, उस न्यायालय की क्या हैसियत थी, इसको देखा जाएगा। और अगर इसको देखेंगे तो लाहौर का कोर्ट डोमेस्टिक कोर्ट है, ठीक है ना, लाहौर का कोर्ट डोमेस्टिक कोर्ट है और गोवा का कोर्ट विदेशी न्यायालय है। ठीक है ना, यद्यपि आज गोवा हमारे यहां है और पाकिस्तान या लाहौर हमारे यहां नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो लाहौर के कोर्ट की डिग्री को हम डोमेस्टिक कोर्ट की डिग्री मानेंगे और गोवा के कोर्ट की डिग्री को हम विदेशी न्यायालय का निर्णय ये मानेंगे। यानी गोवा के कोर्ट द्वारा पारित डिग्री उस प्रकार निष्पादित होगी जो तरीका विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय के संबंध में अपनाया जाएगा, और लाहौर के
न्यायालय द्वारा पारित डिग्री ऐसे लागू होगी मानो वो हमारे घरेलू न्यायालय ने पारित की हो, यानी क्रूशियल डेट। ठीक है, विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय को निर्धारित करने के संबंध में वो डेट होगी जिस दिन डिग्री पारित हुई थी, उस दिन उसे पारित करने वाला न्यायालय भारत के भीतर स्थित था या नहीं स्थित था, इस आधार पर विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय की डेफिनेशन होगी। ठीक है ना, तो ये आपका कहता है विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय। सरकारी प्लीडर, सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। कहता है ऐसा कोई अधिकारी आता है राज्य सरकार जिस अधिकारी को नियुक्त करती है उन कृत्यों का संपादन करने के लिए जो इस संहिता के द्वारा सरकारी प्लीडर पर अधिरोपित किए जाएंगे, वो सरकारी प्लीडर माना जाएगा। और ऐसे प्लीडर के निर्देशों के अधीन कोई व्यक्ति अगर काम करेगा उसे भी सरकारी प्लीडर ही माना जाएगा। ये ठीक वैसी बात है जैसे लोक सेवक हम लोगों ने पढ़ा था आईपीसी में, बीएनएस में, जहां उसने कहा था कि जो व्यक्ति लोक सेवक के निर्देशों के अधीन काम कर रहा है वो भी लोक सेवक ही माना जाएगा, भले ही वो लोक सेवक हो या न हो। ठीक है ना, तो कोई खास बात नहीं है इसमें, इसलिए इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिर 7A कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। ये भी आप तो प्री वगैरह में पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए हाई कोर्ट सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कोर्ट है, तो वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कोई विशेष बात नहीं। कहता है 7B 1, 29, 43, 44 से 78, 79, 82, 83 और 87A में के सिवाय भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी इन सेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर राज्य भारत में शामिल माना जाएगा। और आज की डेट पर तो अब इस बात का कोई मतलब बचा नहीं। ठीक है ना, तो ये आपका 7B 8 कहता न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। दो बातें हैं, एक न्यायालय किस जगह को कहते हैं, ठीक है, तो न्यायालय के दो अर्थ हैं, क्योंकि शब्द के अर्थ निकालने के वही तरीके हैं, या तो शब्द को एनालाइज करिए या शब्द के लागू होने का जो तरीका समाज में समझा जाता है उसके मुताबिक शब्द का अर्थ निकालिए। तो न्यायालय शब्द से वो व्यक्ति या व्यक्ति समूह यह भी समझा जाता है जो किसी मामले में निर्णय देने के लिए सशक्त है, उसे भी हम न्यायालय कह देते हैं, और उस स्थान को भी न्यायालय कह देते हैं जिस स्थान पर न्यायालय, जिस स्थान पर न्याय न्यायिक प्रक्रिया से किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात यही होती है। न्यायालय वो स्थान है जहां न्याय न्यायिक प्रक्रिया से होगा। भगवान भी न्याय करते हैं, लेकिन भगवान की प्रक्रिया न्यायिक नहीं है। वो तुम्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं देते, सम्मन नहीं भेजते तुम्हारे पास कि भाई ये हुआ है, इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है। क्यों नहीं भेजते? भगवान गलत आदमी है क्या? आदमी तो कहने नहीं चाहिए भगवान के संबंध में, लेकिन भाषा की अपनी मजबूरी है। ठीक है, कैसे बात की जाए? तो क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि यहां जो न्याय करेगा, ठीक है, वो जमीन पर खड़ा आदमी है, वो टाइम फ्रेम में देखता है। और भगवान जहां खड़े हैं या भगवान जहां हैं वहां टाइम फ्रेम में चीजें नहीं देखी जाती। इस बात को ऐसे समझ लें कि आप, ठीक है, धरातल पर खड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल आ रही है, तो जब तक वो आपकी दृष्टि की सीमा में नहीं आती तब तक आपको नहीं दिखती, लेकिन मोटरसाइकिल आ रही है, जब वो आपकी दृष्टि की सीमा में आएगी तब दिखेगी। अभी मोटरसाइकिल आपके लिए भविष्य में है।
ठीक है ना। जब दिखना शुरू हो जाएगी तब वर्तमान में है, और कुछ देर बाद वो आपकी दृष्टि की सीमा से चली जाएगी, ओझल हो जाएगी, तब आपके लिए मोटरसाइकिल का आना भूतकाल हो गया। लेकिन भगवान जहां खड़े हैं वो ऊंचाई का स्थान है। उन्हें मोटरसाइकिल आज जब तुम्हारे लिए भविष्य में थी तब भी उनके लिए वर्तमान में थी, जब तुम्हारे लिए वर्तमान में थी तब भी उनके लिए वर्तमान में थी, और जब तुम्हारे लिए भूतकाल में हो जाएगी मोटरसाइकिल तब भी उनके लिए वर्तमान ही होगा। महाभारत में जब वो शुरू करता है वो कहता मैं समय हूं, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, ठीक है ना। तो वो टाइम फ्रेम के बाहर की बात कर रहा है, उसके लिए अभी भी वर्तमान चल रहा है। आपके लिए भूतकाल हो सकता है, आपके लिए भविष्य हो सकता है। तो भगवान को तुम्हारी सुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें करते देखा है, उन्होंने तुम्हें सब कुछ करते देखा है। और यहां जो निर्णय होगा वो जो कर रहा है उसके लिए वो सब कुछ जिसके संबंध में वो निर्णय कर रहा है वो भूतकाल में किया जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए उसे नहीं मालूम कि जो उस होने की शिकायत लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए दोनों को सुनना जरूरी है, और भगवान के लिए किसी को सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ आज भी वर्तमान है। इसलिए उनका निर्णय सर्वोत्कृष्ट होता है बिना किसी को सुने, और उनके निर्णय में गलतियां संभव हैं सबको सुनने के बाद भी, ठीक है ना। इसलिए भगवान न्यायिक प्रक्रिया से न्याय नहीं करते। न्यायालय ऐसा स्थान है जहां न्यायिक प्रक्रिया से न्याय होता है, ठीक है ना। न्यायिक प्रक्रिया यानी जो प्रोसीजर दिया गया उसके मुताबिक न्याय होता है, ठीक है ना। तो न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां न्यायिक प्रक्रिया से न्याय होता है, और न्यायालय उसे भी कहा जाता है व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो न्याय करता है, ठीक है ना। तो यहां कहता है न्यायाधीश सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, जिस व्यक्ति को पीठासीन किया गया है सिविल न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया से निर्णय देने के लिए, वो न्यायाधीश है, ठीक है ना। अब देखिए व्यक्ति भी दो प्रकार का है। राम भरोसे सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है ना, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी होने के नाते उन्हें उस न्यायालय में चलने वाले मुकदमों में निर्णय पारित करने का अधिकार है, ठीक है ना। यह अधिकार राम भरोसे को नहीं है, ठीक है। राम भरोसे जो कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हैं इनको है। राम भरोसे कल सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे तब इस न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे होंगे उनमें निर्णय पारित करने का अधिकार राम भरोसे को नहीं रहेगा, यद्यपि राम भरोसे होंगे, ठीक है ना। तो जो पर्सन व्यक्ति विशेष, ठीक है, वो पीठासीन अधिकारी भले ही हो लेकिन व्यक्ति विशेष के रूप में उसे न्यायाधीश नहीं समझा जाता, बल्कि उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उस न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाता है, क्योंकि डेफिनेशन में उसने कहा सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ये न्यायाधीश है, ठीक है। और व्यक्ति को पुकारने के लिए विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। यूं तो हम सब अनाम हैं, अनाम ही आए, ठीक है, और अनाम ही चले जाएंगे, लेकिन नाम सुविधा के दृष्टिकोण से रख लिया जाता है, ठीक है ना। और रखा गया इसका मतलब है नहीं, रख लिया गया है, काम चलाऊ व्यवस्था है, ठीक है ना। तो जो पीठासीन अधिकारी है वो विशेष व्यक्ति के रूप में न्यायाधीश नहीं होता, बल्कि चूंकि वो पीठ पर बैठा है, पीठ पर आसीन है, इसलिए उसे न्यायाधीश कहते हैं। तो न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है, ठीक है ना। ये आपकी न्यायाधीश की डेफिनेशन हुई। शेष कल बात कर लेंगे, मुझे लगता है कल समाप्त हो जाना चाहिए डेफिनेशन क्लास, देखेंगे।